हाँ जी, अभी आवाज आ रही है मेरी? ओके जी। तो लिख लें लास्ट टू नंबर्स, रेशनल और इरेशनल, रेशनल और इरेशनल। पहले लिखें रेशनल नंबर, क्यू से जाहिर करते हैं, और फिर लिखें इरेशनल नंबर। दोनों को पैरेलल समझाऊंगा जी। क्यू प्राइम से जाहिर करते हैं। अच्छा जी, तो रेशनल नंबर को लिख लें आप, numbers which can be expressed in the form of P by Q where Q is not equal to 0. Numbers which can be expressed, numbers which can be expressed in the form of P by Q where Q is not equal to 0. आप लिखे, मैं समझा देता हूं। जहां पे वो नकाश लाइट पड़ रही है ना, वहां मैंने लिखा ही नहीं है, और वो रिफ्लेक्शन खत्म हो नहीं सकती। मैंने काफी कोशिश कर ली थी पहले भी। उधर मैं लिख ही नहीं रहा, उस कॉर्नर पे रिफ्लेक्शन है, कॉर्नर में मैं लिख ही नहीं रहा। आप इधर साइड पे लिखे। नंबर्स, मैं बोल देता हूं, नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P by Q where Q is not equal to 0। लिख लिया? अच्छा, अब P और Q से हमें सरोकार नहीं है। मकसद हम ये बताना चाहते हैं, न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर हो और डिनोमिनेटर हो, एंड डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। क्यों भाई? डिनोमिनेटर 0 हो गया तो क्या हो जाएगा? अभी तो पढ़ा था, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 वो तो इन्फिनिटी हो जाता है। इन्फिनिटी के बारे में तो हमें पता ही नहीं मैथ में क्या चीज है, इसलिए फिर हमने ये कांस्टेंट लगा दिया, डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। इसी का उल्ट कर लें तो ये रेशनल हो जाएगा। लेकिन एक मसला है, पाई के बारे में सुना आप लोगों ने? पाई अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है 22/7 है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है 22/7। देखो ना, न्यूमरेटर भी है, डिनोमिनेटर भी है, डिनोमिनेटर 7, 7 इज डेफिनेटली नॉट इक्वल टू 0। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन पाई को फिर रेशनल हो जाना चाहिए था, लेकिन पाई को मैथ में फिर भी इरेशनल कंसीडर करते हैं। पाई फिर भी इरेशनल कंसीडर होता है। ये क्या बात हुई? या तो फिर हमने डेफिनेशन ही गलत लिखी है, या फिर अभी हमें समझ नहीं आया कि रेशनल और इरेशनल में फर्क क्या है। डेफिनेशन तो ठीक लिखी है, लेकिन अभी हमें समझ ही नहीं आया कि रेशनल और इरेशनल में फर्क क्या है, रेशनल और इरेशनल में फर्क क्या है। इसलिए थोड़ा और पढ़ने की जरूरत है। फिर आप लिखें जरा सेकंड स्टैंडर्ड इसी का, ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल। भाई ये अलग से कोई चीज नहीं बता रहा, बल्कि मैं ये रेशनल, ये जो क्यू है, रेशनल और इरेशनल क्यू प्राइम, इन दोनों को ही डिस्टिंग्विश करा रहा हूं, इन दोनों को ही डिस्टिंग्विश करा रहा हूं। इसी के लिए एक और स्टैंडर्ड बताया मैंने, ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल, क्योंकि डेफिनेशन काफी नहीं थी जो रेशनल और इरेशनल को डिस्टिंग्विश कर पाती, इसलिए एक सेकंड स्टैंडर्ड मैंने लिखवाया, ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल।
अब आप लिखें जरा, डेसिमल जो है ना, ये दो किस्म के होते हैं भाई। डेसिमल दो किस्म के होते हैं। एक तो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग decimals, terminating decimals and non-terminating decimals, terminating and non-terminating decimals। लिखें, मैं समझा देता हूं। मैंने कहा अब जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं ना, इनके आगे आप ब्रैकेट में लिखो पहले क्यू, ब्रैकेट में लिखो क्यू। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के आगे लिखो ब्रैकेट में क्यू। हाँ, क्यू आप समझते हैं कि किसके लिए लिख रहा हूं मैं क्यू? क्यू रेशनल के लिए है ना, तो इनके आगे लिखो आप ब्रैकेट में क्यू, मतलब रेशनल है। मैं मिसाल से समझाता हूं, मैं मिसाल देता हूं। देखें 1/2 है ना, 1/2, इसको डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 0.50। आगे तो डिजिट नहीं चल रहे होते ना, खत्म हो जाते हैं ना, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं। तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं वो किस कैटेगरी में फॉल करते हैं? क्यू की कैटेगरी में। क्यू क्या है? रेशनल है। क्यू क्या है? रेशनल है। ठीक है। जबकि जो नॉन टर्मिनेटिंग है ना, इसमें मजीद दो किस्में जी। पहली किस्म है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। दूसरी किस्म है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। आप पहले वाली के आगे जरा ब्रैकेट में लिख लें क्यू, क्यू से मुराद समझते हो ना, रेशनल। और दूसरी वाली के आगे लिखें ब्रैकेट में क्यू प्राइम। क्यू प्राइम समझते हो किसके लिए? इरेशनल के लिए ना। लिखो, मैं मिसालें देता हूं दोनों की। यानी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल ना खत्म होने वाले, उनकी दो किस्म, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। मिसाल देता हूं, देखना। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूं 0.333333 so on and so forth। देखो खत्म नहीं हो रहा, नाम पे गौर करो, नॉन टर्मिनेटिंग, ना खत्म होने वाला, एंड रिकरिंग, रिपीट होने वाला। रिकरिंग रिपीटिंग को कहते हैं ना। रिकरिंग क्या होता है भाई? रिपीटिंग। तो आप कहते नहीं, कॉमनली आप पाकिस्तान अफेयर के पेपर में लिख रहे होते हैं, देयर वर रिकरिंग फ्लड्स इन पाकिस्तान ड्यूरिंग 2010 एंड 12। क्या मतलब हो? 2010 में भी सैलाब आया था, 2011 में भी आया, 2012 में। मतलब रिपीटिंग ना, तो नाम ही समझा रहा है हमें। नॉन टर्मिनेटिंग, ना खत्म होने वाला, एंड रिकरिंग, रिपीट होने वाला। तो ये किस कैटेगरी में फॉलो करते हैं? क्यू, मतलब रेशनल। मिसाल दी ना मैंने, देखो खत्म नहीं हो रहा, नॉन रिपीट हो रहा है ना। ठीक है। जबकि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, इसकी मिसाल लिखता हूं इधर, मसलन 0.375291 सो ऑन एंड सो फोर्थ। देखो खत्म नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन रिपीट भी तो नहीं हो रहा ना। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग किस कैटेगरी में फॉल करता है? क्यू प्राइम में। क्यू प्राइम क्या है? इरेशनल ना। अब जरा वापस आओ, वापस आओ जरा। आप शुरू कहां से हुए थे? देखो आपके सामने चैलेंज बन के पाई आया था ना, ये चैलेंज बन के पाई आया था ना। ठीक है। अब पाई की वैल्यू क्या लिखते हो आप? 0 पॉइंट, क्या लिखते हैं भाई? 0.22/7 है ना। तो 3.1, सॉरी 3.1428 आगे चलता जा रहा होता है ऐसे। हाँ, 0.1428 सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऐसे चलता जाता है ना आगे। तो क्या हो रहा है? देखो खत्म नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है ना, खत्म नहीं हो रहा।
नॉन टर्मिनेटिंग है ना, और रिपीट भी तो नहीं हो रहा, किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है? ये सेकंड वाली में देखो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग में। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग वाले क्या है? क्यू प्राइम है ना, इरेशनल, इसलिए पाई इरेशनल हो गया था ना। तो सारी डिबेट का मकसद ये है, आइंदा आपने ये नहीं करना कि आपको बस न्यूमिनेटर नजर आए और डिनोमिनेटर नजर आए, डिनोमिनेटर जीरो ना, बस फौरन कह दो बस जी रेशनल हो गए। नो, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर उसको पहले डिवाइड करके चेक करना, अगर वो टर्मिनेट कर जाए तो कह देना रेशनल। अगर नॉन टर्मिनेटिंग, उसमें दो सब कैटेगरीज बनेगी, नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हुआ तो कोरेशनल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हुआ तो कहना इरेशनल। और एक बात का ख्याल रखो, और रिकरिंग का मतलब ये सिर्फ ये ही नहीं है, आप सिर्फ ये ना समझ लेना बस सर ने कहा था 333 आएगा तो तभी बोलेंगे हम उसको, हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप ये ना समझ लें कि रिकरिंग का सिर्फ ये मतलब होता है कि 33 आए, ये भी हो सकता है 0.12 12 12 12 सो ऑन एंड सो 0.321 321 321 321, मतलब ये देखो एक पैटर्न रिपीट हो रहा हो, उसको रिकरिंग कहते हैं। यही ना, बस जहन में बिठा लेना बस सर ने कहा था 3 आएगा तो तभी रेशनल बोलेंगे हम, हाँ? एक पैटर्न रिपीट होना चाहिए, ठीक है जी। और एक स्टैंडर्ड और लिख लें आप, तीसरा, ये डिफरेंट स्टैंडर्ड्स बता रहा हूं, रेशनल और इरेशनल को ही डिस्टिंग्विश करने के लिए तीसरा स्टैंडर्ड आप लिखें, ऑन द बेसिस ऑफ स्क्वायर रूट, ऑन द बेसिस ऑफ स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट की बुनियाद पे भी डिस्टिंग्विश कर सकते हो। सादा सी बात यह है, अगर सॉल्वेबल स्क्वायर रूट हो ना, उसको कहते हैं क्यू, मतलब रेशनल। मिसाल देता हूं, देखो स्क्वायर रूट 9 बाहर आए तो क्या होता है, 3 का स्क्वायर लिखते हो ना, ये कट जाएगा तो बाहर आके 3 हो जाता है। ये मुराद है मेरी सॉल्वेबल से, हाँ। और अगर इनसॉल्वेबल स्क्वायर रूट्स हो ना, इनसॉल्वेबल स्क्वायर रूट्स, उसको हम कहते हैं क्यू प्राइम, मतलब इरेशनल। मैं मिसाल देता हूं, स्क्वायर रूट 13 नीना आता बाहर स्क्वायर रूट से, स्क्वायर रूट 13 नीना आता स्क्वायर रूट से बाहर, तो इसको हम बोलेंगे इरेशनल, क्यू प्राइम इरेशनल के लिए। तो मैंने 3 डिफरेंट स्टैंडर्ड्स बताए हैं आपको रेशनल और इरेशनल में डिस्टिंग्विश करने के लिए, रेशनल और इरेशनल में डिस्टिंग्विश करने के लिए 3 डिफरेंट स्टैंडर्ड्स बताए मैंने आपको, समझे मेरी बात? तो थर्ड मैंने ये कहा है ना जुहेब, सॉल्वेबल स्क्वायर रूट हो ना, सॉल्वेबल, उसको रेशनल कहते हैं, ये मुराद है। मैं मसलन देखो ना स्क्वायर रूट 9, ये सॉल्वेबल, स्क्वायर रूट से बाहर आता है ना, बाहर आके 3 हो जाते हैं, तो ये रेशनल। जो इनसॉल्वेबल, स्क्वायर रूट 11 इना सॉल्व होता, स्क्वायर रूट 13 इना सॉल्व होता, ठीक है। अब आप टॉपिक लिखने से पहले मैं इंटीजर्स नहीं बताए मैंने आपको, इंटीजर्स भी सुन लो, हाँ, इंटीजर्स भी सुन लो। इंटीजर्स भाई आई से भी जाहिर करते हैं, बाज़ औक़ात इसको जी से भी जाहिर कर देते हैं, ठीक है। जल्दी से लिखो, ये होते हैं जी 0 +-1 +-2 +-3 सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये इंटीजर्स होते हैं। सादा सी बात ये, पूरे पूरे नंबर्स हों, पूरे पूरे नंबर, ये ना हो आपके पास 1/2 इट्स नॉट इंटीजर, 3/5 नॉट इंटीजर, मतलब पूरे पूरे नंबर हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ साइन, इररिस्पेक्टिव ऑफ साइन, ठीक है। उसको हम कहते हैं कि ये इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, लेकिन पूरे पूरे नंबर हो इंक्लूडिंग 0। और आड और इवन का आपको वैसे ही पता होता है, पता है ना, आड इवन तो सबको पता होता है भाई, आड 1 3 5 7 है, इवन 0 2 4 6 8, ये इवन, ये तो आप सबको पता होता है ना। ठीक है जी। चलें, अब ये नंबर थ्योरी वाला टॉपिक एंड, आप लिखें टॉपिक परसेंटेज, जल्दी से शाबाश, परसेंटेज,
टॉपिक लिखेंगे परसेंटेज। ये टॉपिक आपके सिलेबस में वाज़े लिखा हुआ है कि ये पढ़ के आए, वाज़े लिखा हुआ है कि पढ़ के आए परसेंटेज। अब देखिएगा परसेंटेज के सवालों को हम पहचानेंगे कैसे। पहली बात तो ये होती है, परसेंटेज का टॉपिक जब भी आता है ना सवाल, वो लफ्ज परसेंट खुद लिखता है, स्टेटमेंट में लिखता है परसेंट। हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता कि परसेंटेज का सवाल है परसेंट वर्ड ना लिखो, लिखता है। देखें मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सवाल आपने पहचानने हैं ना। सबसे बड़ा मसला स्टूडेंट्स का ये होता है, कहते हैं ये हमें पता नहीं चल रहा किस टॉपिक से आया है। आपने सवाल पहचानना है, फिर जो आपने टॉपिक पहचान लिया सवाल, फिर उस टॉपिक के बारे में जो कुछ पढ़ा होगा वो हम उधर लिख लेंगे, अप्लाई कर लेंगे। देखो ना, एग्जामिनर तो ये नहीं करता, आपको कहेगा जी लो जी मैं परसेंटेज वाले टॉपिक से सवाल दे रहा हूं, जरा हल करके बताना। वो एग्जामिनर तो ऐसे नहीं कहता, वो तो कहता है बस सवाल दे रहा हूं, जैसे मर्जी हल करके बताओ। तो आपने खुद पहचानना है सवाल को। तो सवाल को पहचानोगे कैसे, हर टॉपिक में पहले ये सीखना है, ठीक है। परसेंटेज का सवाल जब भी आए वो वर्ड परसेंट लिखेगा। आपके पास परसेंट वर्ड लिखा हो, जब आपने इसको तोड़ लेना है दो हिस्सों में, तोड़ लेना दो हिस्सों में, पर अलग कर लेना, सेंट अलग कर लेना, ठीक है। पर क्या चीज है, ये पर वही है, आपने फीसें जमा कराई तो कहते हैं जी 70,000 पर हेड, ऐसे लिखा होता है ना रसीदों पर, 70,000 पर हेड। आप बैंक में चले जाएं, चेक जमा कराते हैं तो कहता है लिखो ऐसे स्लैश करके, हाँ पर हेड इसी तरह लिखते हो ना। तो इसी तरह परसेंट के अंदर ये पर भी यही है, इस पर का ये मतलब है स्लैश, इस पर का ये मतलब है स्लैश। सेंट, सेंट तो हमें पता है सेंचुरी से निकला हुआ है ना, सेंचुरी, हाँ सेंचुरी क्या होता है 100, सेंचुरी 100 होता है ना, ठीक है। आफ, आफ लाजमी कहेगा वो, आफ, आफ को आप कैसे लिखेंगे, आफ को आप यूं लिखते हैं लाइक दिस, ब्रैकेट से लाइक दिस। तो मैंने आपको 3 सिंबल्स बताए हैं, ये ट्रिक है, फार्मूला नहीं, ये ट्रिक है। परसेंट ऑफ, परसेंट ऑफ, ऑफ को आप यूं ब्रैकेट से शो करेंगे, ठीक है, दिस वन। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है ये मैं समझाता हूं। एक छोटा सा सवाल लिखता हूं, देखना इधर, फाइंड 20% ऑफ 1000। देखना जरा बोर्ड पे, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, परसेंट 20%, देखना 20%, तोड़ के पढ़ो ना, 20% कह रहे हो, 20 पर दिस सेंट 100 होता है, 20% का था ना, तोड़ के पढ़ा उसको, 20% ऑफ, यूं ही लिखना सिखाया ना, ऑफ वट 1000, इधर इक्वल लगा लिया करो, काटो इसको, क्या आ जाएगा 200, 200 इज 20% ऑफ 1000, 200 इज 20% ऑफ 1000। ये छोटा सा सवाल आपके सामने लिखने का मकसद क्या था, मकसद ये था ये ट्रिक आपको समझ आए, पर क्या है, सेंट क्या है, ऑफ क्या है, ये समझाना मकसद था, इसलिए ये छोटा सा क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। और ट्रिक हर टॉपिक में, हर टॉपिक में आपको कोई ना कोई ट्रिक में सिखाऊंगा, हर टॉपिक में। वजह क्या होगी, क्योंकि हमने सीएसएस करना है ना, रिसर्च तो नहीं करनी। और भाई रिसर्च करनी होती जब सवाल जब भी हल हो गया, ठीक है। इधर हमने सीएसएस में तो एक गिवन स्पान ऑफ टाइम है, उस टाइम के अंदर आपने पेपर कंप्लीट करना, टाइम मैनेजमेंट भी करनी है ना। तो जरूरी है ना टाइम मैनेजमेंट के लिए सिर्फ फॉर्मूले पे रिलाय ना करें, हर एक टॉपिक की हमें ट्रिक आती हो, साथ ट्रिक भी हो ताकि जल्दी सवाल हल हो जाए ना। तो ये ट्रिक बताने का मकसद सवाल जल्दी हल कराना है। मैं आगे जाके मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स लूंगा, उनके ऊपर अप्लाई करके भी बताऊंगा। अभी तो मैंने छोटा सा सवाल लिया सिर्फ ये सैंपल्स का मतलब समझाने के लिए, ठीक है। आप मतलब मेरी बात समझे हैं, ये जो ट्रिक मैंने लिखी है,
क्योंकि हमने टाइम मैनेजमेंट पे करनी है ना भाई। मैं जरा 2 मिनट अलग हट के इससे जरा डिबेट कर देता हूँ, देखना जरा इधर। देखें आपके पास, आप जाएंगे 2021 में इंशाल्लाह तो आपको बात मेरी याद आएगी। दो पेपर्स ऐसे हैं, दो पेपर्स ऐसे हैं जिसमें खामखा टाइम मैनेजमेंट का मसला होगा। एक आपके ऐसे में होता है और दूसरा आपके जीएसए में होता है। इन दो पेपरों में खामखा टाइम मैनेजमेंट का मसला आपको होता है, हर बंदे को होता है। ऐसे में तो हमें समझ आता भाई, कहता 2500 से 3000 वर्ड्स लिख लो। उधर तो हमें समझ आती है यार, वर्ड काउंट ज्यादा आता है, तब टाइम नहीं मैनेज होता। तो हम नहीं लिख सकते ना 2 घंटे में, कितना लिखेंगे? तो तीसरा घंटा तो आउटलाइन पे ही लग जाता है ना। 2 घंटे में आप कितने लिखेंगे? एवरेज लोग यही लिखते हैं, 1800, 2000, 2100, 1700। हाँ, आप टॉपर से भी पूछे ना, वो भी आपको यही बता। वैसे आपके सामने कोई खड़े होकर झूठ बोल ले तो वो अलग बात है। ऑन द एवरेज इतने लिखते लोग, 2200, 2100 मैक्सिमम। हाँ, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। आप में से भी कोई एक्सेप्शनल हो सकता है, शायद कोई 2500 लिखा है, 2800 लिखा है, लेकिन एवरेज लोग इतना ही लिखते हैं भाई, 1800, 2000, 2100, 2200, इतना ही होता है। और उसी पे मार्क्स मिल रहे होते हैं आप। मैंने खुद 1650, 1700 वर्ड्स लिखे, आई डू रिमेम्बर। तो 42 नंबर 42 मुझे भी दिए उसने। तो कहने का मतलब है आपको उतने ही लिख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं लिख सकते। एक्सेप्शंस हमेशा होती हैं, एक्सेप्शंस हमेशा होती हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। आप में से भी एक्सेप्शनल हो सकते हैं ना। मैं एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, एवरेज इतने ही लिखते, क्योंकि वर्ड काउंट बहुत ज्यादा है ना, इतना नहीं लिख सकते ऑन द एवरेज। ठीक है सादिया, वो काउंट्स एक्चुअली नहीं, एक एक करके तो नहीं काउंट करते, काउंट करने का मैथमेटिकल वे है ना, एवरेज काउंटिंग करते हैं। एक लाइन गिन लेता है एग्जामिनर आपकी, और नंबर ऑफ लाइंस एक पेज पर गिन लेता है, मल्टीप्लाई कर लेता है ना। हाँ, भाई इतना गिनते तो नहीं है ना, तरीका है ना काउंट करने का भी। अब ये तो नहीं है कि आपका एग्जामिनर या शुरू से लेके आखिर तक गिनता रहेगा आपके, हैं? तरीका है ना उसके बाद काउंट करने का। अच्छा, तो लेट से इसको अलग कर लेने लगा। मैं क्या ये रहा था कि टाइम मैनेजमेंट का मसला इसमें भी होता है, क्योंकि जीएसए में आपके पास एक सवाल के 4 हिस्से होते हैं, ए बी सी और डी, यूं 4 पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, आपके पास सीएसएस में एक जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। उस 20 मार्क्स के क्वेश्चन में आपके पास टाइम होता है 35 मिनट्स, एवरेज टाइम। एवरेज टाइम होता है 35 मिनट्स। आप उसको 4 हिस्सों में तकसीम करें ना जरा, 35 को 4 हिस्सों में तकसीम करें, 8 पॉइंट समथिंग, 8 से 9 मिनट एवरेज आप टाइम रख लें, 8 मिनट जी। यानी जनरल साइंस के पेपर में आपने 8 मिनट में एक सवाल पूरा करना है। इसलिए ट्रिक्स बता रहा हूं ना, हर सवाल में हमें 8 मिनट में सवाल हल करना है। ये तो नहीं बैठ के उधर लगे रहेंगे, जब हल हो गया तो ठीक है। 8 मिनट से आप 10 या 9 मिनट करेंगे तो आपका पेपर रह जाता है, खामखा रह जाता है। तो इसलिए हमने टाइम मैनेजमेंट करनी है, तब ट्रिक्स बता दूं। तो ये ट्रिक बताने का मकसद सिर्फ ये था। इज इट क्लियर नाउ कि ट्रिक्स का क्या पर्पस होगा? क्योंकि हमने टाइम मैनेजमेंट भी करनी है ना भाई। और मैंने बताया है, आप ऐसे में और इसमें जीएसए में टाइम मैनेजमेंट का मसला होता है। इसके अलावा किसी तीसरे पेपर में भी अगर आपको मसला होता है, वो फिर आपका जाती मसला है, सबको नहीं होता है, सबको इन दो में ही होता है। ठीक है, तो अब हम वर्ड प्रॉब्लम्स लेते हैं, स्टेटमेंट्स लेते हैं, और स्टेटमेंट्स के ऊपर यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो लिखो एग्जाम्पल नंबर 1 कर लो आप, एग्जाम्पल नंबर 1 कर लो आप। हेलो इस्लाम, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? मैं क्लास ले रहा हूँ, आप 9 बजे, मैं क्लास ले रहा हूँ, 9 बजे आपसे बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, तो लिखो एग्जाम्पल नंबर 1 करो जी, एग्जाम्पल 1।
अच्छा, तरीकाकार कुछ ये होगा, हमारा पढ़ने का तरीकाकार कुछ ये होगा, हर टॉपिक में पहले उसका इंट्रोडक्शन, ट्रिक सीखेंगे, फिर फॉर्मूला भी सीखेंगे, फिर आसान तरीन सवाल से शुरू करूंगा, आसान तरीन सवाल से शुरू करूंगा, फिर स्टेप बाय स्टेप मुश्किल करता जाऊंगा। आखिरी सवाल सीएसएस के पास पेपर में से हुआ करेगा, मुझे पता होता है इस टॉपिक से रिलेटेड सीएसएस के किस पेपर में सवाल आया है, आपके सामने वाजे पेपर नंबर, क्वेश्चन नंबर और पार्ट नंबर लिखूंगा और आखिरी सवाल सीएसएस का सॉल्व करूंगा। ठीक है, तरीकाकार सब में यही होगा, हर टॉपिक में ऐसे ही चलेंगे, आसान तरीन सवाल से, फिर स्टेप बाय स्टेप मुश्किल, डिफरेंट एंगल्स, और आखिरी सवाल सीएसएस के पास पेपर में से, ताकि आपको अंदाजा हो ना कि जो ट्रिक्स, एक बात, दूसरा जो सीएसएस के क्वेश्चंस आ रहे हैं किस लेवल के आ रहे हैं इस टॉपिक से, वो भी अंदाजा होता रहेगा साथ साथ, राइट। तो पहली आप एग्जांपल लिखें, आसान तरीन एग्जांपल से शुरू कर रहा हूं मैं, आसान तरीन एग्जांपल से शुरू कर रहा हूं, फिर स्टेप बाय स्टेप में मुश्किल करता जाऊं। आप लिखें, इन अ पार्किंग देयर आर, इन अ पार्किंग, इसके बाद मैं नीचे लिख देता हूं, इन अ पार्किंग देयर आर 800 cars in which 80% cars are Pakistani made, find the number of पाकिस्तानी cars। मैंने कहा है आसान तरीन सवाल है, लेकिन हमने वही ट्रिक अप्लाई करना सीखना है ना, आसान हो या मुश्किल सब हल करने उसी से। देखो परसेंट का वर्ड क्लिक कराया उसने, तो सॉल्यूशन में आप लिखें ना, सॉल्यूशन में आप लिखें टोटल कार्स कितनी है 800, परसेंटेज ऑफ पाकिस्तानी कार्स क्या है, परसेंटेज ऑफ पाकिस्तानी कार्स कितनी कह रहा है जी 80%। हमें क्या बोला, नंबर ऑफ पाकिस्तानी कार्स, नंबर ऑफ पाकिस्तानी कार्स, बोर्ड पे देखना क्या कह रहे 80% कह रहे हो, वर्ड को तोड़ के पढ़ो ना, 80% ऑफ, यूं ही लिखना सिखाया ना, ऑफ बट टोटल नंबर ऑफ कार्स इन दैट पार्किंग 800 है ना, तो काट लो इसके साथ 064, 640 कार्स आर पाकिस्तानी में। आसान तरीन सवाल था, लेकिन हमने आदत बनाई है ना जरा वर्ड प्रॉब्लम पे जाने की, अब मैं स्टेप बाय स्टेप मुश्किल करता जाऊंगा सवालों को। नहीं, आपको डिफाइन नहीं करना फवाद, लेकिन स्टेप्स सारे करने हैं आपको ना, स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, डायरेक्ट नहीं आप आंसर शो कर सकते ना। हाँ जी, समझ गए। देखें परसेंट का वर्ड भी क्लिक कराया है, उस ट्रिक को भी अप्लाई किया है, और वर्ड प्रॉब्लम था, स्टेटमेंट के ऊपर हमने अप्लाई किया वो ट्रिक। अब मैं एक एक स्टेप जरा मुश्किल करता जाऊंगा सवालों को, है। तो आप लिखें एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 करो। एग्जाम्पल नंबर 2, कहता है जी व्हेन 60 is subtracted, when 60 is subtracted from 60% of a number
then the resulting number is 60, then the resulting number is 60 what is the number? What is the number? आप स्टेटमेंट लिखें, फिर उसी ट्रिक से चलते हुए आएंगे हम, क्योंकि सारे सवालों पे हम सेम ट्रिक अप्लाई करके सॉल्व करना चाह रहे हैं। जल्दी से शाबाश, सवाल लिख लिया हम। क्वेश्चन लिख लें तो मुझे बताएं, मैं आगे चलूं। ओके जी, अच्छा अब बोर्ड पे देखिएगा, जरा बोर्ड पे देखिएगा, कहता है जी 60%। देखो वर्ड क्लिक कराया उसने, परसेंट का वर्ड क्लिक कराया ना, हम इसको तोड़ के पढ़ेंगे फिर उसी तरह। अब एक जनरल चीज भी सिखा रहा हूं साथ इसी क्वेश्चन। 60 subtracted from 60% of a number. Do you know a number? Do you know a number? We don't know. हमें तो नहीं पता, हमें तो नहीं पता भाई। जब भी मैथ में कोई चीज मालूम ना हो, एक जनरल चीज सिखा रहा हूं, तो आप उसको पहले सपोज करेंगे। ये सिर्फ इस टॉपिक के लिए नहीं है, ये सिर्फ इस सवाल के लिए नहीं है। हमेशा मैथ में जब भी कोई चीज मालूम नहीं होती, हम उसको पहले सपोज करते हैं, लेट इट बी एक्स, लेट इट बी एक्स। और ये सिर्फ एक सवाल की हद तक तो नहीं है कि याद रखना है आपने, हमेशा ऐसे ही होगा। जब भी मैथ में कोई चीज मालूम ना हो, हम उसको पहले सपोज करते हैं। तो पहले तो ये जनरल रूल अप्लाई करो ना। तो सॉल्यूशन में मैं लिखता हूं, नंबर का पता ही नहीं, लेट द नंबर बी, लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी एक्स। ये जनरल रूल बताया है। परसेंटेज का सवाल तो कर रहे हैं, लेकिन साथ एक जनरल बात भी हमने सीख ली। आइंदा मैथ में हमेशा ये चलेगी, जब भी मैथ में कोई चीज मालूम नहीं होगी, हम उसको पहले सपोज करेंगे लेट इट बी एक्स। ठीक है, अब जरा बोर्ड पे देखना, इधर कहता है व्हेन 60 इज सब्ट्रैक्टेड, 60 को निकाला गया। यही कह रहे, किस में से? फ्रॉम 60% ऑफ अ नंबर, फ्रॉम 60% ऑफ अ नंबर। देखना 60% % ऑफ आ नंबर, तो एक्स है। जो उसने कहा हमने वही किया। 60 है सब्ट्रैक्टेड, 60 को निकाला गया किस में से? फ्रॉम 60% ऑफ अ नंबर। देखो ना, फ्रॉम 60% ऑफ अ नंबर, 60% ऑफ अ नंबर दैट इज एक्स। तो कहता है ये सारा कुछ करने के बाद देन रिजल्ट इज इक्वल टू, देन रिजल्ट इज इक्वल टू 60, देन द रिजल्टिंग नंबर इज 60। ये बोला ना, तो आपने वो नंबर फाइंड करना, मतलब एक्स। तो ये काट लो इधर ही, 6x/10 इज इक्वल टू 60 प्लस 60। क्यों भाई? इक्वल के एक तरफ कोई चीज सब्ट्रैक्ट हो, दूसरी तरफ ऐड हो जाती है ना, तो कर लिया ऐड। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? 6x/10 इज इक्वल टू 60 प्लस 60 इज 120। तो हमें क्या निकालना है? x निकालना ना। तो 6x इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाइड बाई 10। क्यों भाई? एक तरफ कोई चीज डिवाइड हो, इक्वल की दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होती है, तो कर दिया मल्टीप्लाई। अब x निकालना है ना, तो x इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा? 1200 डिवाइडेड बाई 6। क्यों भाई? 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाए, तो काट लो इसको। 2 2 0 ऊपर, x इज इक्वल टू 200। x क्या था? वो नंबर ना जिसका हमसे पूछा था, तो दैट वाज 200। इज इट क्लियर? मेरी बात समझे आप कि कैसे हम अप्लाई करते जा रहे हैं वही ट्रिक। बार बार पर हमें स्टेटमेंट्स देते हैं, स्टेटमेंट्स के ऊपर अप्लाई करते जा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3, और वर्ड प्रॉब्लम्स लैंग्वेज। भाई फॉलो कर रहे हैं आप सारे लोग? समझ आ रही है चीजें हैं?
सो तो नहीं गए? ऐसा ना हो ना आप सोए हो, आपके घर वाले पीछे मीर तकी मीर का शेर गुनगुना रहे हो फिर, हैं? सराने मीर के आस्ता बोलो, अभी टुक रोते रोते सो गए। हाँ, तो लिखो फिर नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल 3 कर लो। एग्जाम्पल नंबर 3 कर लो। लिखे जी 15 liters of a mixture, 15 liters of a mixture में नीचे लिख देता हूँ 15 liters of a mixture contains 20% alcohol, contains 20% alcohol and rest is water, and rest is water. If 3 liters of water be mixed in it, if 3 liters of water be mixed in it, what is the percentage of alcohol in the new mixture? What is the percentage of alcohol in the new mixture? In the new mixture. आप स्टेटमेंट लिख लें, आप स्टेटमेंट लिख लें, मैं समझा देता हूं। अच्छा जी, ठीक है, फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलें जी, बोर्ड पे देखना, कहते 15 लीटर्स ऑफ अ मिक्सचर। पहली बात, मिक्सचर से क्या समझ आता है आपको? मिक्सचर तो एक से ज्यादा चीजों का होता है ना, एक चीज का तो मिक्सचर नहीं होता। मिक्सचर तो एक से ज्यादा चीजों का होता है। तो दो चीजें ना, क्या क्या? अल्कोहल और वाटर, दो चीजों का मिक्सचर है। तो टोटल मिक्सचर आपको दिया है, टोटल मिक्सचर आपको दिया है कितना जी? 15 लीटर्स। उसमें से कहता है जो शराब है उसमें वो 20% है। देखें वर्ड क्लिक रहा है, परसेंट। कहता है टोटल मिक्सचर 15 लीटर है, टोटल मिक्सचर 15 लीटर है। भाई ये आंसर कुछ लोग गलत सॉल्व कर लेते हैं, कुछ सही सॉल्व कर लेते हैं। आंसर्स कमेंट ना किया करें आप, क्योंकि पूरी क्लास फिर कंफ्यूज होती है। मैं विद इन नो टाइम सॉल्व करने पे आ गया तो फिर बाकी क्लास को समझ नहीं आएगी। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप चलाना होता है सारी क्लास को। अच्छा देखिएगा जरा, टोटल मिक्सचर 15 लीटर है, हमें कहता है 20% उसमें अल्कोहल है। यानी शराब आपको बताई गई कितनी है?
20%, ये नहीं बताया कितने लीटर है, बताया 20%। हम मतलब समझते हैं, देखना 20%, 20% ऑफ, यूं लिखना सिखाया ना, ऑफ वट, टोटल मिक्स हो तो 15 लीटर है, काटो इसके साथ, यह आ जाएगा 5, इधर आ जाएगा 3, तो 3 लीटर शराब निकली जी। हमें उसने नहीं कहा था कि कितने लीटर है शराब, ये कहा था कि 20% है उसमें मिक्स में, लेकिन परसेंट का मतलब हमें आता है, लिखना आता था ना तरीका, परसेंट को लिखा है तो निकला 3 लीटर, तो पता चला शराब तो 3 लीटर है? अच्छा, अब रेस्ट इज वाटर, बाकी पानी है, तो वाटर फिर कितना बन गया जी? वाटर इज 15 में से 3 शराब है तो फिर 12 लीटर हुआ ना पानी। देखें, हम बस स्टेटमेंट देख के चलते जा रहे हैं, आगे पढ़ो। कहते हैं इफ 3 लीटर्स ऑफ वाटर बी मिक्स्ड इन इट, कहता 3 लीटर पानी मिक्स करो इसमें, खुद कहा है उसने, इफ 3 लीटर्स ऑफ वाटर बी मिक्स्ड इन इट, वाटर बी मिक्स्ड इन इट, ये खुद का है ना, ये देखो सवाल में। अच्छा 3 लीटर पानी मिक्स करो जी, रिमशा 12 कैसे? देखो ना 3 लीटर शराब निकली है ना, टोटल 15 लीटर था ना मिक्सचर, 15 से 3 लीटर तो शराब है, रेस्ट इज वाटर, तो 3 लीटर शराब तो बकिया क्या बच गया, फिर 12 लीटर ही बच गया। ठीक है। अच्छा अब कहते हैं 3 लीटर पानी मिक्स करो, और 3 लीटर पानी मिक्स करो, और तो 3 लीटर पानी मिक्स करो तो नाउ वाटर इज, पानी कितना हो जाएगा है? 12 लीटर में 3 मिक्स करो ना, 15 लीटर, पता चला पानी तो 15 लीटर हो गया। ठीक हो गया। अच्छा जी, यहां तक समझ आ गई। अब आगे कहते हैं व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन द न्यू मिक्सचर। कहता है पहले जब पानी और शराब मिलाकर टोटल 15 लीटर था मिक्सचर, यानी पानी उस वक्त 12 लीटर था, उस वक्त परसेंटेज दी थी शराब की 20% है। अब कहते हैं पानी और ऐड किया, यानी उस महलूल को, उस मिक्सचर को आपने कम गाढ़ा कर दिया, अब कम गाढ़ा कर दिया आपने, भाई उसको आपने और पानी ऐड कर दिया ना उस मिक्सचर में, 3 लीटर ऐड किया ना, कहा था उसने। कहते हैं कि आप अब ये बताओ जो न्यू मिक्सचर है ना, जिसमें कम गाढ़ा है वो मिक्सचर, उसमें शराब की परसेंटेज क्या होगी, आपसे ये पूछा। तो मैं इधर स्टेटमेंट इरेज करके इधर ऊपर लिख देता हूं, है देखना जरा बोर्ड पे। हमसे पूछ रहे परसेंटेज ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की परसेंटेज निकालनी है ना न्यू मिक्सचर में, ठीक है, इन न्यू मिक्सचर, यही बोला है ना। बोर्ड पे देखना जरा, परसेंटेज निकालने जा रहे हो, परसेंटेज निकालने जा रहे हो। मैं आपको एक ऐसी मिसाल देता हूं जो आप सब ने किया, आर्ट्स और साइंस वाले सब ने, उससे आपको कोई चीज सिखाना मकसद है। देखो आप अपनी डीएमसी पे परसेंटेज निकालते थे, अपने ऑब्टेन्ड मार्क्स, यहाँ सारे अपनी ऑब्टेन्ड मार्क्स की परसेंटेज निकालते थे ना, क्या करते थे आप? ऊपर लिखते थे ऑब्टेन्ड मार्क्स, नीचे लिखते थे टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100, मल्टीप्लाइड बाय 100 है, यही करते थे ना। अच्छा ये एग्जाम्पल हम सब ने किए है, देखो ना आर्ट्स वालों को, आर्ट्स वाले क्या अपनी ऑब्टेन्ड मार्क्स की परसेंटेज निकलवाने के लिए एमएससी मैथमेटिक्स के पास जाते थे? आप सब ने किया है ना, ऑब्टेन्ड मार्क्स की परसेंटेज निकालते थे, ऊपर ऑब्टेन्ड मार्क्स, नीचे लिखते थे टोटल या ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाय 100। या मैं आपको एफएससी की मिसाल दूं, आपके एफएससी में जितने ऑब्टेन्ड मार्क्स होते ऊपर लिखते थे डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, ओरिजिनल 1100 नंबर होते थे, मल्टीप्लाई बाय 100। यही किया आप सब लोगों ने, यही किया आप सब लोगों ने, है। उसी मिसाल को जहन में रखो और आइंदा के लिए फार्मूला डेवलप कर लो, जिसकी परसेंटेज आपसे पूछेगा उसको ऊपर लिखेंगे, जैसे ऑब्टेन्ड मार्क्स ऊपर लिखते थे ना, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल या टोटल मार्क्स,
मल्टीप्लाइड बाय 100, मल्टीप्लाइड बाय 100, यही करते थे ना। तो हमने फार्मूला डेवलप कर लिया, आइंदा जब जब भी किसी चीज के परसेंटेज पूछे आप उसको ऊपर लिखेंगे, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल या टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर कभी ये भूल जाए कि क्या फार्मूला बताया था, आप अपनी वो डीएमसी वाली मिसाल ज़हन में ले आना ना, सबने किया है, इतने सालों में किया है आपने, कि जिसकी परसेंटेज निकालनी है उसको ऊपर लिखते हैं, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल या टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100। तो फिर हमें क्या कह रहा है, अल्कोहल की परसेंटेज निकालो, तो फिर ऊपर अल्कोहल लिखेंगे ना, जिसकी परसेंटेज निकालते हैं ऊपर वो लिखते हैं ना, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल या टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100, मल्टीप्लाइड बाय 100। मैं इसको थोड़ा सा नीचे करके लिख देता हूं, यानी ऊपर अल्कोहल डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100। याद ना रहे तो एग्जांपल ज़हन में है कि ऊपर ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100, तो इससे जनरलाइज किया हमने, जिसकी परसेंटेज मांगेगा उसको ऊपर लिखेंगे, अल्कोहल की परसेंटेज मांग रहे तो ऊपर अल्कोहल लिखेंगे, डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100। अल्कोहल कितनी थी, 3 लीटर, 3 लीटर थी ना शराब, ये आपके सामने 3 लीटर, डिवाइडेड बाय टोटल कितना है मिक्सचर, अब 15 लीटर तो पानी हो गया है, 3 लीटर शराब भी तो है ना मिक्सचर में, टोटल लिखना है ना, टोटल अब कितना हो गया 18, और मल्टीप्लाइड बाय 100। भाई पता चला 18 किस तरह, 15 लीटर तो पानी है ना, अब 3 लीटर शराब भी तो है ना, मिक्सचर टोटल 18 है ना, है 15 लीटर पानी है ना, ये जो सामने है 3 लीटर शराब, टोटल टोटल कितना है मिक्सचर 18 है ना, टोटल इसलिए 18 लिखा है, ठीक है। अब काटो इसको 6, तो 100 डिवाइडेड बाय 6, तो ये काट लो, तो ये आ जाएगा आपके पास 16 पॉइंट समथिंग हो जाएगा ना, 16.66% कर लो, या मिनिमाइज करके आप फ्रैक्शन में लिख सकते, ठीक हो गया। तो इतने परसेंट, तो इस सवाल में हमने नई बात क्या सीखी है कि परसेंटेज को लिखने का तरीका, ट्रिक तो पहले ही सीखी हुई थी, साथ ही हमने फार्मूला भी सीख लिया है, और अगर भूल जाए फार्मूला तो मैंने कहा है ना, वो अपनी डीएमसी वाली मिसाल ज़हन में रखना कि जिसकी भी परसेंटेज निकालनी होती है उसको ऊपर लिखते हैं, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल होता है मल्टीप्लाई। वो काटा है ना इसको 100 को 6 से, कसरें काटी है ना, तकसीम किया है सिंपल, ठीक है जी। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लिखो जी, एग्जांपल 4 कर लो, एग्जांपल 4 कर लो जल्दी से, शाबाश। एग्जांपल 4, अच्छा जी। तो एग्जांपल नंबर 4 आप लिखें, कहता जी प्राइस ऑफ, द प्राइस ऑफ a bundle of pens, a bundle of pens rose from 10% to 15%. What is the percentage increase
अच्छा जी, देखना जरा इधर सॉल्यूशन में हमें कह रहा है परसेंटेज निकालो इंक्रीज की, प्राइस में इतना इंक्रीज है। देखो मैंने अभी आपको बताया, जब भी परसेंटेज पूछे फॉर्मूला क्या डेवलप किया था, जिसकी परसेंटेज होती है उसको ऊपर लिखते हैं ना, जिसकी परसेंटेज होती है ऊपर लिखते हैं ना। अब हमसे इंक्रीज की परसेंटेज पूछ रहे हैं, इंक्रीज की परसेंटेज पूछ रहे, तो ऊपर इंक्रीज लिखो ना। डिक्रीज का पूछेगा तो ऊपर डिक्रीज लिखेंगे ना। जैसे ऑब्टेन्ड मार्क्स की परसेंटेज पूछा, ऊपर ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखते थे ना, वही फॉर्मूला जनरलाइज किया, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाय 100। यही करते आ रहे बार बार। अच्छा, इंक्रीज कितना देखना, 10 to 15, 10 से 15 पे जाते हुए कितना इंक्रीज बनता है, 5%। इंक्रीज की जगह लिखा डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कितना था, 10% मल्टीप्लाइड बाय 100। ये कट गया इसके साथ, ये कट गया इसके साथ, ये इधर 50 क्या परसेंट। तो जो भी चीज हम करेंगे, जब भी परसेंटेज का सवाल आएगा, लिखने का तरीका सेम यही ट्रिक होगी, परसेंट ऑफ। ऑफ वो लाजमी कहता है, क्योंकि परसेंटेज हमेशा किसी चीज की होती है, बताता है आपको परसेंटेज ऑफ व्हाट। ट्रिक भी सेम, फॉर्मूला भी सेम। कभी भूल जाए तो वो मैंने आपको डीएमसी वाली मिसाल दी है, ध्यान में रखना। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5 करो। एग्जांपल नंबर 5। मैं आपको सीएसएस के पास पेपर से एग्जांपल ना दे दूं। ये 5 कैसे आया, मारिया कहां पे रह गई हो, 5 कौन सा, वो 10 to 15 था ना, ऊपर जो लिखा 10 to 15 था ना, कितने परसेंट इंक्रीज, ऊपर इंक्रीज लिख रहे थे ना हमने फॉर्मूले, इंक्रीज कितना आया, 10 से 15 जाते हुए 5 बनता ना इंक्रीज। अच्छा, मैं आपको सीएसएस के पास पेपर से मिसाल ना दे दूं अब, हैं? लिखो जरा, मैं वाज़ेह लिखता हूं आपके सामने क्वेश्चन नंबर सीएसएस 17, सीएसएस 17 क्वेश्चन नंबर है 7 और उसका पार्ट है ये। मैंने पूरा एड्रेस लिख दिया है क्वेश्चन का आपके सामने। हाँ, आपको पास पेपर्स मिल भी जाएंगे, मैं नोट्स दूंगा एंड पे, नोट्स के साथ अटैच भी हैं, ना भी हो तो मैंने पूरा एड्रेस जो लिख दिया है सवाल का, आप गूगल करके भी देख सकते। सीएसएस 17 क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट ए। चलें जी, अब जरा देखिएगा, मैंने पूरा एड्रेस क्वेश्चन का लिख दिया, तो जस्ट सुन ले, मैं स्टेटमेंट इधर से पढ़ देता हूँ। जस्ट सुनो जरा। कहता है मैन बाइज 5 kg ऑफ मीट एट आरएस 500 पर kg। जो उसने कहा है वो मैं इधर लिखता जाता हूँ साथ। कहता है 1 kg मीट, पहली लाइन में ये कहा 1 kg मीट है जी 500 रुपये का, खुद कहा है उसने। मैन बाइज 5 kg मीट, 5 किलो खरीदता है, तो 5 से जरब दे दो ना दोनों तरफ, हैं? दोनों तरफ जरब दे दो, इक्वल के दोनों तरफ जरब देंगे ना, एक जैसा काम करना होता है इक्वल के दोनों साइड। तो 5 kg कितने का हो जाएगा मीट जी, 2500 का। हाँ भाई 1 किलो गोश्त 500 का है, पहली लाइन ये कही है उसने ना, 1 किलो गोश्त 500 का है। 5 किलो खरीदता है तो कितने का होगा, 2500 का। यहां तक क्लियर पहली लाइन। फिर कहता है इन एडिशन टू दिस, इसके अलावा, इन एडिशन टू दिस, इसके अलावा,
he has to pay a consumption tax of 6% on the selling price. Calculate total amount of money that he has to pay. बोर्ड पे देखना, मैं पूरी बात लिख रहा हूं. आपसे ये पूछा गया टोटल अमाउंट ऑफ मनी, ये निकालो, टोटल अमाउंट ऑफ मनी आफ्टर पेइंग 6% टैक्स, आफ्टर पेइंग 6% टैक्स, ये आपने बताना है, ये आपने बताना है. देखो 2500 तो ओरिजिनल प्राइस है ना उसकी, वो तो हर सूरत देगा अगर गोश्त खाएगा है, वो तो हर सूरत देगा ना. 2500 तो ओरिजिनल प्राइस है ना भाई, कहता है ये तो हर सूरत देगा. उसके ऊपर 6% टैक्स भी देगा. परसेंट क्लिक कराया ना वर्ड. मुझे बताओ टैक्स जमा होता है कि माइनस होता है? ओ भाई उसने कहा है ना टैक्स तो जमा होता है ना, चीजों पे ऐड होता है. ना भी पता हो किसी को ऐड होता है तो खुद ही कह दिए उसने, है उसने खुद कह दिया ना. आयशा साद टैक्स माइनस होता है. इमरान खान की गवर्नमेंट में वो भी, वैसे भी टैक्स जमा होता है, इमरान खान की गवर्नमेंट में तो ज्यादा जमा. तो भाई 2500 ओरिजिनल प्राइस है, उस पे कहता है टैक्स 6% ऊपर टैक्स भी दे. वैसे भी उसने लिख दिया इन एडिशन टू दिस, इसके अलावा 6% टैक्स देगा. तो टैक्स जमा होता है ना, तो जमा करो फिर. ये कितने परसेंट बोल रहे हो? 6%. तो फिर वर्ड पे गौर करना, वर्ड को तोड़ के पढ़ो ना. 6 पर यूं लिखना सिखाया, सेंट 100 को कहते हैं. 6% ऑफ वट, परसेंटेज तो किसी चीज की होती है, ऑफ वट सेलिंग प्राइस. सवाल में कहा है ना 2500 है ना सेलिंग प्राइस उसकी. भाई ये बात समझे. और ये 2500 तो वो वाला है ना जो ओरिजिनल प्राइस उसने हर सूरत देनी है, उसके ऊपर भी 6% देना ना, प्लस इसलिए किया ऊपर इन एडिशन. 6%, 6% ऑफ व्हाट टोटल सेलिंग प्राइस सवाल में ये. ठीक है, काटो इसको, क्या आ जाएगा? 2500 जमा 150, तो क्या आ गया? 2650. 5 मार्क्स का क्वेश्चन था. कौन सी रॉकेट साइंस है इसमें? है CSS का सवाल बोला ना मैंने, आपने पास से तो कुछ नहीं बोला. ठीक है, इज इट क्लियर? अब आप मेरे पास अभी 5 मिनट रहते हैं, लेकिन बस स्टॉप कर ले इधर. हाँ, अपने पास एक पेज नंबर नोट करें, आप एक पेज नंबर नोट करें अपने पास. नोट्स आपको मिल जाएंगे, नोट्स आपको मिल जाएंगे. नहीं भाई, टोटल सेलिंग प्राइस सना रजा, टोटल सेलिंग प्राइस कितनी है? 2500 ना उसका, 6% निकाल. अच्छा, अपने पास आप पेज नंबर नोट कर लें. पेज नंबर 15 नोट्स में, पेज नंबर 15, पेज 15 से लेकर पेज 19 तक मैंने आपको 8 मिसालें और हल करके दी हुई हैं. आप सबसे पहले मेरा लेक्चर करेंगे, लेक्चर के बाद आप 8 मिसालें और जो मैंने बताई हैं आपको, पेज 15 टू पेज 19 सॉल्व. मेरा सोल्यूशन मत देखो, खुद सॉल्व करो. जहां ना सॉल्व कर सको फिर मेरा सोल्यूशन देखो. और पेज 20 पे 5 सवाल छोड़े गए आपके लिए अनसॉल्व्ड, आगे आंसर्स दिए हुए हैं. 8 सबसे पहले लेक्चर, फिर 8 मिसालें मैंने हल करके दे दी, और उसके बाद पेज 20 पे 5 सवाल आपके लिए भी छोड़. कुछ तो आप भी कर लेना, सारे मैंने हल करके देने, CSS तो आपने करना है, कुछ तो सॉल्व कर लेना. 5 आपके लिए भी छोड़ दी. ठीक है, अब ये नोट्स आपको मिल जाएंगे. आप बताएंगे नोआ के फोटोकॉपियर को मेन कैंपस में ये रखवाए हुए मैंने, आप उसको कह दें सारजर के जो नोट्स हैं जनरल एबिलिटी के वो आपको दे देगा. ठीक है, पहुंचा देता है वो. यहीं से पिंडी, लाहौर कैंपस सब जगहों पे जाते हैं. कोरोना में तो पूरे पाकिस्तान में जा रहे हैं हर जगह. ठीक है, और इसके अलावा बुक है जो मैं फॉलो करूंगा साइंस वाले पोर्शन में, वो आपके पास आप लिख लें जनरल साइंस एंड एबिलिटीज.
बाय डॉक्टर आतिफ अली। 5-6 किताबें मार्केट में, सारी मैंने पढ़ ली। आप कंपैरिजन खुद कर ले। तो इसमें आपको प्रिसाइज लिखा और टू द पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है। हिबा ज़ारा है, मैं आपको दुबई में पहुंचा दूं? दुबई में तो सीएसएस पाकिस्तान का सीएसएस है ना, दुबई में तो नहीं कर सकता, पाकिस्तान में करें। अच्छा, तो आप बुक लिखेंगे, हाँ जी, नोवा से आपको मिल जाती है, डॉक्टर आतिफ अली, डॉक्टर आतिफ अली, ठीक है। बुक में वो फॉलो करूंगा, और साथ जो 40 नंबर वाला पोर्शन है आपका, वो आपको ये नोट्स मिल जाए, क्योंकि बुक में तो जनरल लिखनी होती हैं चीजें ना, डायरेक्ट, ठीक है। लेकिन नोट्स में मैंने साथ ट्रिक्स भी और टू द पॉइंट चला हुआ हो ना, आसान फिर मुश्किल फिर मुश्किल, सारे एंगल्स भी कवर किए हुए हैं, ठीक है जी। बाकी आपने खुद कंपैरिजन कर लें, जो सी मर्जी बुक आप पढ़ लें, मैं ये फॉलो करता हूँ जी जो मैंने आपको बता दिया जी, ठीक है, राइट। तो बस इसको यहाँ तक रखेंगे। अब तो वैसे भी छुट्टियां होगी मेरे ख्याल, आई लास्ट क्लास आपके साथ। खयाम अली थैंक यू जी। बस आपको चीज़ें समझ आ जाएं, मेरी मैथडोलॉजी की खैर है, हाँ, ठीक है। तो बस इसको यहाँ तक स्टॉप कर देंगे। ईद के बाद जब कभी आपके साथ क्लास मेरी होगी तो यहीं से आगे चलेंगे फिर, राइट। नोट्स आपको मेरे पास पीडीएफ में नहीं है, सॉफ्ट फॉर्म में नहीं है, आपको वो दे देगा फोटो कापियर ना। उसको आप कह दें सर अजहर के जो नोट्स है ना, जनरल एबिलिटी के, हाँ, वो आपके दे दे। अजहर मेरा ही नाम है, हाँ, ठीक है। ओके जी, ईद मुबारक आप लोगों को भी इन एडवांस। थैंक्स अ लॉट सर, मज़ा आ गया, हाँ। चले, बस ये साथ साथ काम करना भी है आपने चीज़ों पे। नूर, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं बोला, हाँ, ऐसे ही है। अच्छा, ओके जी, अल्लाह हाफिज।